हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मुगल 16 से 17वीं शताब्दी तक। देखो, ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और पुरानी एनसीईआरटी में इसी चैप्टर का नाम दिया हुआ है मुगल साम्राज्य। लगभग लगभग चीजें सेम सी हैं, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में भी आपको बताया। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, चीजों को बढ़ाया नहीं गया है नई एनसीईआरटी में, जबकि चैप्टर के कुछ टॉपिकों को काट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमने पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था, इसी चैप्टर के पिछले पार्ट में पढ़ा था, पार्ट 1 में। उसमें हमने देखा था कि मुगल किस तरह से सत्ता में आए, किस तरह से भारत आए और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे अपना साम्राज्य खड़ा करा था। और उनकी वंशावली भी हमने देखी थी कि कौन कौन से राजा आए ने शासन किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, इनका प्रशासन कैसा था। वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने कराया है, और अगर उसका ने आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक इसकी कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से क्लिक करके देख लेना। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, मनसबदार और जागीरदार दिया हुआ है कि मनसबदार और जागीरदार कौन होते थे, देखते हैं। मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। ठीक है, मनसबदार क्या था? मुगलों के द्वारा एक श्रेणी में एक व्यवस्था चलाई गई थी प्रशासन की, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। है ना? किसके द्वारा निर्धारित किए जाते थे? मनसबदारों के द्वारा। ठीक है, पद और वेतन निर्धारित किए जाते थे, का निर्धारण किया जाता था जात की। और ये जो पद और वेतन का निर्धारण है, ये कैसे होता था? ये जिसकी जितनी जात होती थी उसका उतना ही ऊंचा पद होता था, उसका उतना ही अच्छा वेतन होता था। अब देखो, जात से मतलब ये नहीं है कि बनिया है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, या कोई भी जात जो भी आप लोगों की होती है, उस तरह की जात से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जात का मतलब यहाँ कुछ और है। जैसे आप आम बोलचाल में बोलते होगे ना कि ये इसकी ये जात है, हमारी ये जात है। कोई गुप्ता है, कोई अग्रवाल है ना, कोई सिंह है ना, कोई यादव है। तो उस तरह वाली जात का कोई मतलब नहीं है यहाँ। यहाँ जो जात थी उसका मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था कि हर जो इक्तादार होता था उसको क्या करना पड़ता था, एक सेना का पालन पोषण करना होता था। ठीक है, एक सेना की टुकड़ी का पालन पोषण करना होता था। उसी तरह से जैसे इक्तेदार को वहां पर करना होता था, उसी तरह से मनसबदार को यहाँ पे करना होता था। तो बस लगभग लगभग नाम चेंज है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है उस पद में और इस पद में। इक्तेदार जैसे ही पद था ये भी मनसबदार। तो मनसबदार जो होते थे, उन जिस मनसबदार के पास जो व्यक्ति मनसबदार है उसके पास जितने घोड़े हैं, जितनी सेना है, उसकी जात उससे ही निर्धारित होगी। इसका मतलब ये है, अगर किसी मनसबदार के पास 5,000 सेना है, ठीक है, और 2,500 या 3,000 घोड़े हैं, तो जो उसकी जात होगी। और अगर कोई दूसरा मनसबदार है, उसके उसके पास 7,000 सेना है और 5,000 उसके पास घोड़े हैं, तो जो 7,000 वाला है उसकी जात ज्यादा होगी, जो 5,000 वाला है उसकी जात कम होगी। ठीक है, तो जात का निर्धारण कैसे होता था? एक तरह से शक्ति से या ताकत से होता था कि जिस मनसबदार के पास जितनी ज्यादा सेना है, जितने ज्यादा घोड़े हैं, उसकी जात उतनी ही ज्यादा होती थी। ठीक है, दरबार में जो दरबार में सीटें लगी होती थी वो इस हिसाब से ही लगी होती थी कि राजा के बराबर में वो लोग बैठेंगे जिनकी इतनी जात है, यानी कि जो इतनी सारी सेना का संचालन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से उनको अधिकार होते थे निर्णय लेने के, दरबार में बोलने के, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, आपको ठीक से समझ में आए इसलिए मैंने इस तरह से कुछ बना दिया है। अब देखिए, सूबा, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसी तरह से इनके यहाँ क्या था? सूबा था। उस सूबे को प्रांत भी बोलते थे और सूबा भी बोलते थे। ठीक है, प्रांत या सूबा एक ही बात है। उनकी भाषा में, जो मुगल थे उनकी भाषा में प्रांत या सूबा बोलते थे, और हम क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो जो दिल्ली का जो मुगलों का जो साम्राज्य था, जो दिल्ली से वो शासन को देख रहे थे। ठीक है, तो केंद्र में कौन था? दिल्ली था, और दिल्ली के अलावा
उन्होंने अपने जो उनका जो राज्य था वो अलग अलग सूबों में या प्रांतों में बांट दिया था। ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये सारी चीजें। तो सूबों में या प्रांतों में उन्होंने बांट दिया था। अब देखिए पूरे सूबे को देख रहा है, कोई एक अधिकारी होगा ना जो पूरे सूबे को देख रहा होगा, जैसे आज मुख्यमंत्री देखते हैं पूरे राज्य को, तो उसी तरह से तब भी कोई ऐसा होता होगा पद जो पूरे सूबे को देखता होगा या पूरे प्रांत को देखता होगा, तो उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सूबेदार। ठीक है, सूबे को कौन देखेगा, सूबेदार। और सूबा या प्रांत या राज्य एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये जो सूबे होते थे ये भी कई जगह बटे हुए होते थे, सूबे भी क्या है, कई जगह बटे हुए होते थे। अब देखिए इन सूबों को छोटी छोटी जागीरों में बांट दिया जाता था। ठीक है, अब जागीर का एक मालिक बनाते थे उसको या तो जागीरदार बोलते थे या मनसबदार बोलते थे। ठीक है, मनसबदार या जागीरदार कहीं कुछ बोलते होंगे कहीं कुछ बोलते होंगे, इस तरह से होगा। तो जागीरदार या मनसबदार बात एक ही है। अब देखिए जैसे खिलजी वंश के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, तो वहां पर क्या था कि इत्तेदार जो होता था उस वो इस तरह से सेना और घोड़ों का संचालन करता था। ठीक है, सेना की चीजों का, हथियार वगैरह का वो मतलब एक छोटी सी टुकड़ी को पालता था, सेना की एक छोटी टुकड़ी को पालता था, मतलब 1000 2000 5000 ऐसे इस तरह के सैनिक पालता था। तो उसी तरह से यहाँ मनसबदार है। तो लगभग लगभग एक ही बात है, अगर आप जागीरदार बोले, मनसबदार बोले या इत्तेदार बोले। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में इत्तेदार बोलते हैं और मुगल शासन में जागीरदार या मनसबदार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो अब जमींदार के बारे में बात कर लेते हैं कि जमींदार कौन होते थे। तो जमींदार इनसे नीचे नीचे वाला पद होता था। ठीक है, इतने ये जो होता था जागीरदार या मनसबदार से नीचे वाला पद होता था जमींदार। और जमींदार का जो काम था वो था राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्ति को जमींदार कहते थे, जो स्थानीय सरदार या कुलीन किसान या ग्राम मुखिया होता था। यानी कि देखो इस तरह से सिस्टम होगा, मैं आपको अपनी भाषा में बताती हूँ कि मान लीजिए कोई राज्य है, राज्य को कोई देश है, देश को हमने अलग अलग सूबों में या प्रांतों में बांट दिया, उसके बाद हमने उसको जागीरों में बांट दिया। ठीक है, और जागीरों के बाद उसको किस में जागीरों में क्या होते थे, बहुत सारे गांव होते थे। अब गांव में 1000 2000 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, बड़े गांव में, छोटे गांव में 100 200 व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो बड़े गांव होते हैं उनमें कितने 1000 2000 होते हैं, छोटे गांव में 100 200 व्यक्ति भी होते हैं। तो 1000 2000 गांव जो लोग थे उनका कर कौन इकट्ठा करता था, जमींदार। और जमींदार इस कर को किसको देता था, मनसबदार को। और मनसबदार अपना सेना का खर्च और अपना वेतन काटने के बाद किसको पहुंचाते थे, वित्तीय अधिकारी को, यानी कि दीवान को। या एक ऐसा व्यक्ति होता था प्रांत में या सूबे में जो सारे कर की डिटेल रखता था कि इस यहाँ पर इस एरिया में कितना कर लगाया गया है, कितना कर निर्धारित किया गया है किसानों के लिए या बाकी लोगों के लिए, और कितना कर इकट्ठा किया गया है और कितना कर सेना के ऊपर खर्च किया गया है, और उसका कितना परसेंट इन्होंने बचा के राजा को दे रहे हैं या बादशाह को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा ध्यान कौन रखता था, एक सूबे में एक वित्तीय अधिकारी होता था, या वित्त का मतलब होता है जो लेन देन का हिसाब रखता है। ठीक है, जिस तरह से आपकी मम्मी हिसाब रखती है ना कि इतने की सब्जी आएगी, इतने का ये आएगा, और पूरा बजट बना के रखती हैं कि एक महीने में 5 से 6 हजार या 10,000 जैसा भी परिवार की जरूरत होती है उतना खर्च होगा। तो उस तरह से कौन रखता था, ये दीवान रखता था। ठीक है, और इस वित्तीय अधिकारी को जो पूरे प्रांत का लेखा जोखा का काम देखता था, लिखत पढ़त का काम देखता था, कर का काम देखता था, उसको क्या बोलते थे, दीवान। ठीक है, अब समझ में आ गया ना ये सब क्या है। अब देखो जब्त क्या था, एक शब्द दे रखा है जब्त। ठीक है, जब्त का क्या मतलब था, प्रत्येक सूबे या प्रांत को राज्य मंडलों में बांटा गया था। ठीक है, सूबे को किस में बांटा गया था, राज्य मंडलों में, राजस्व मंडलों में बांटा गया था। सूबे को किस में बांटा गया था, राजस्व मंडलों में बांटा गया था। और प्रत्येक फसल के लिए राजस्व की एक अलग सूची बनाई गई थी। राजस्व की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे, यानी कि किस चीज पर कितना टैक्स लगेगा वो पहले से निर्धारित होता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि
10% ले रहे हैं तो कोई भी आप फसल उगा रहे हो उस पर हम 10% ही लेंगे, उस तरह से नहीं था, क्योंकि हर उपज का जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे गेहूं है, गेहूं ज्यादा होते हैं, ठीक है, और खेत का भी हिसाब होता है, किसी खेत में गेहूं ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, सब खेतों में तो बराबर नहीं होते हैं। जैसे बीघा का हिसाब होता है तो एक बीघा में इतने क्विंटल होते हैं, तो हर किसी किसान के एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने क्या कर रखा था, जमीन के हिसाब से, मतलब भूमि के हिसाब से और फसलों के हिसाब से कर की जो कैटेगरी थी वो अलग अलग बांट रखी थी। जैसे मक्का पे हम इतना परसेंट लेंगे, गेहूं पे इतना परसेंट लेंगे, चावल पे इतना परसेंट लेंगे, दाल पे हम इतना लेंगे। तो कर कर की क्या है, एक सूची बना रखी थी और सूची के हिसाब से फसलों के जो कर है, फसलों पे जो राजस्व लिया जाता था, कर और राजस्व एक ही बात होती है, ठीक है। कर लेना या राजस्व लेना एक ही बात है। तो जो राजस्व होगा वो किस हिसाब से लिया जाएगा और किस आदमी से कितना लिया जाएगा, उस सब की सूची बनाकर निर्धारित कर रखा था। प्रत्येक फसल के लिए राजस्व एक अलग सूची बनाई गई थी और राजस्व की इस व्यवस्था को क्या बोलते थे, जब्त बोलते थे। यानी कि ये निर्धारण करना कि किस फसल से कितना लिया जाएगा, ये जो सारी सिस्टमेटिक तरीके से चीजें चल रही थी, इसको क्या बोलते थे, जब्त बोलते थे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो आप कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में मैं आपका कमेंट पढ़ के एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, या फिर आपको कमेंट में ही मैं आपका जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, उसको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए, अब देखते हैं हम आगे। आगे आपकी बुक में लिखा है अकबरनामा के बारे में, कि अकबरनामा और आईने अकबरी, अगली हेडिंग है। तो अब्बुल फजल जो थे वो कौन थे, अकबर के दोस्त थे, और उन्होंने, अब्बुल फजल ने ये अकबरनामा लिखा था, ठीक है। और अकबरनामा को कितनी जिल्दों में लिखा था, 3 जिल्दों में लिखा था, यानी कि 3 पार्ट बनाए थे अकबरनामा के, ठीक है। पहले पार्ट में उन्होंने क्या किया कि अकबर के जितने भी पूर्वज थे वो सारे उसमें अकबर से पहले जितने भी लोग मुगल शासन में आए थे उन सबका ब्यौरा दिया रखा था, कि मुगलों की शुरुआत कहाँ से आई, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरह से, ठीक है। तो पहली जिल्द में कौन था, अकबर के पूर्वज, यानी कि दादा परदादा, उनके भी परदादा, इस तरह से दे रखे थे। और दूसरी जो जिल्द थी, देखिए इसमें लिखा है, जो दूसरी जिल्द थी उसमें क्या था, दूसरी जिल्द में अकबर के शासन काल की घटनाएं, यानी कि अकबर के शासन काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन सी राजनीतिक समझौते हुए, और उनकी जो भूगोलिक सीमा क्या थी, किस तरह से शासन कर रहे थे, वो सारी चीजें कौन सी थी, दूसरी जिल्द में, यानी कि पार्ट 2 में, ठीक है। जो आजकल मूवी आती हैं, जो कई सारी मूवियां होती हैं वो ऐसे होती है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से। तो इसी तरह से ये इन्होंने जिल्द तैयार की थी। अब देखिए पार्ट 3 में क्या था, पार्ट 3 वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, तीसरी जिल्द को क्या बोलते हैं, आईने अकबरी, क्या बोलते हैं उसको, आईने अकबरी, यानी कि अकबर का आईना, ठीक है। अब देखिए आईने अकबरी, जिसमें अकबर के शासन, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। यानी कि अकबर किस तरह से शासन करते थे, उनके शासन, उनके जो जो शासन करते थे उसमें सेना की कितनी संख्या थी, कितने सूबे थे, और कितने सूबेदार थे, कितने मनसबदार थे, ये सारी चीजें कहाँ मिलती हैं हमें, ये सारी चीजें मिलती हैं आईने अकबरी में। और जो आईने अकबरी है उसमें हमें मिलता है कि मतलब बहुत छोटी छोटी जानकारी, बहुत बेसिक सी जानकारी अकबर के काल की उसमें हमें देखने को मिलती है आईने अकबरी में, कि कौन सी चीजें कितने रेट की थी, फसलों पर किस तरह से कर लगाए गए थे, बहुत छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं वो भी उन्होंने आईने अकबरी में लिखी हैं, ठीक है। अब देखिए जो अकबर थे उन्होंने सुलह सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। ये सुलह आप कुल की नीति क्या होती है, पहले अकबर जो थे वो क्रूर थे, ठीक है, युद्ध करना और राजाओं को बंदी बनाना, ये इस तरह के थे। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने जाना, भारत को जाना, भारत के लोगों को जाना, सारी चीजों को जाना, तो उनको एहसास हुआ कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए, हमें क्या, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्म बराबर है,
और अंतिम सत्ता किसकी है? ईश्वर की। ठीक है, यानी कि सबका मालिक कौन है? एक है। तो ये अवधारणा सबसे अच्छी है कि ये जो धर्म है, जाति है, ये कहाँ बनी हुई है? ये यहाँ बनी हुई है और हमने हमने खुद ने बनाई है, इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई है। ये धर्म जाति किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है और अपने हिसाब से बनाई है। जिसको जिस चीज में लाभ होता है वो वैसे ही काम करता है। तो अकबर जब काफी शासन के बीच से में, जो अकबर का शासनकाल था उसके बीच से में, उनको जब इन सारी चीजों का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सुलह और कुल की नीति अपनाई। इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों का सम्मान। जैसे अकबर से पहले जजिया कर लगाया जाता था, यानी कि जो लोग ब्राह्मण हैं या कोई भी जात के हैं, जो गैर मुसलमान लोग हैं, वो कर देंगे, एक टैक्स के रूप में पैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया है। तो इतना अत्याचार हो रहा था, लेकिन अकबर ने क्या किया? इस जजिया कर को हटा दिया। अकबर का मानना था कि जो ईश्वर है, जो सबका मालिक एक है, उसने सबको बनाया है और इसके अलावा किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है और किसी को जबरन एक धर्म से दूसरे धर्म में आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब उस ये जो कन्वर्जन हो रहा था ना बहुत ज्यादा कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाओ, वो सारी चीजें जो अकबर थे उन्होंने रोक दी थी कि कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, हिंदू है तो हिंदू की तरह रहिए, मुस्लिम है तो मुस्लिमों की तरह रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जजिया का किसने हटाया था? इसने अकबर नहीं हटाया था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो जोधा थी उनकी वजह से जो इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास किसी कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा रहे किसी भी धर्म के, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। वही वही हिसाब अकबर का था, क्योंकि इनकी जो माँ थी, दादी थी, कहीं ना कहीं कौन से घराने से आ रही थी? राजपूतों के घरों से आ रही थी। ठीक है, मैंने पिछले पार्ट में बताया ना। तो इनका इसी तरह से अब वो जान रहे थे हिंदुओं को, हिंदुओं के कल्चर को जान रहे थे, संस्कृति को जान रहे थे। तो इनको धीरे धीरे मतलब ऐसा लगने लगा कि हाँ ये गलत है, सबका मालिक एक है और सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। तो ये नीति यही थी। ठीक है, कि जजिया का टैक्स वगैरह नहीं देना है जो गैर मुस्लिम है, और सबको बराबरी से रहने का अधिकार है, जैसे भारत में अब चल रहा है। ठीक है, हमारे भारत में अब किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, सब सरकारी नौकरी में नियुक्त हो सकते हैं, कोई भी अपना व्यापार कर सकता है, कोई अपना मकान खरीद सकता है, कहीं भी तुम अपनी जमीन खरीद सकते हो भारत के अंदर, जो आपको करना है कर सकते हो अगर आप भारत के नागरिक हो तो। ठीक है, बाकी धर्म देखकर या जाति देखकर कोई भेदभाव नहीं होता है भारत में। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और उन्होंने क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना बनवाया था, मकतब खाने की स्थापना करवाई थी। और उसमें क्या होता था कि सभी लोगों के सभी धर्मों के लोग वहां पर आते थे और वहां पर विचार विमर्श चलता था। जो और धर्मों की अच्छी अच्छी चीजें थी उनको अपनाने की कोशिश करी जाती थी, कि मतलब सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पे आके चर्चा करते थे। ठीक है, और इस चीज में अकबर बहुत दिलचस्पी दिखाते थे। और अकबर ने क्या किया था कि जितने भी ग्रंथ थे भारत के पुराने, ठीक है, अब देखिए जिसमें कुछ हाईलाइट किए हैं आपके चैप्टर में, अकबर ने लीलावती और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद किया था, और महाभारत का क्या नाम है? रज्मनामा। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है कि महाभारत का क्या नाम है जो अनुवाद हुआ था, महाभारत का जो अनुवाद अकबर ने कराया था उसका क्या नाम था? रज्मनामा। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है, आपके चैप्टर में दे रखा है, वो है नूरजहां और जहांगीर से जुड़ा हुआ। ठीक है, नूरजहां और जहांगीर से जुड़ा हुआ। अब देखो जो मेहरुनिसा थी, मेहरुनिसा जो थी उनसे जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हो गया था। और जो नूरजहां थी वो एक अच्छी शासिका भी के तौर पे भी मान सकते हैं उनको, क्योंकि जहांगीर के शासन काल में नूरजहां का काफी महत्व था और उनकी काफी चलती थी, ऐसा भी मान सकते हैं। और नूरजहां ने सिक्के भी जारी करवाए थे। ठीक है, नूरजहां ने सिक्के भी जारी करवाए थे, कई सारी इमारतें भी नूरजहां ने बनवाई थी। और नूरजहां का बहुत ज्यादा प्रभाव था देखने को मिलता है जहांगीर के शासन में। ठीक है, मतलब उनकी चलती भी थी शासन में, कुछ डिसीजन नूरजहां भी लेती थी।
और ये काफी वफादार थी अपने पति के प्रति। जो इनके पति थे जहांगीर, और मतलब मिलजुल के इन्होंने शासन का काम दिखवाया था अपने हस्बैंड के साथ, ऐसा हम मान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, यानी कि 17वीं शताब्दी में किस तरह से थे मुगल साम्राज्य और 17वीं शताब्दी के बाद किस तरह का था मुगल साम्राज्य। ठीक है, अब देखिए जो 17वीं शताब्दी का जो मुगल साम्राज्य था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से मनसबदार थे, किस तरह से ये सारी व्यवस्था चल रही थी ठीक ठाक। अब जैसे जैसे 17वीं शताब्दी आई, शुरू हो रही थी 17वीं शताब्दी, तो उसमें क्या था कि साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। देखो पहले कहाँ था, आगरा और दिल्ली की बात से शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगरा और दिल्ली से शुरुआत हुई थी, यानी कि यहाँ के लगभग से शुरुआत हुई थी, और धीरे 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 देखो ये काफी सारे राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सारे इनके अंडर में आते जा रहे थे। अब जब साम्राज्य बढ़ रहा था तो मनसबदारों की भी संख्या बढ़ रही थी, प्रांत भी बढ़ रहे थे, सूबे भी बढ़ रहे थे, सूबेदार भी बढ़ रहे थे और मनसबदार भी बढ़ रहे थे। तो सारी चीजें ही बड़ी होती हैं, और फिर और ज्यादा परफेक्ट करने के लिए, अच्छे ढंग से शासन को चलाने के लिए नई नई भर्तियां हो रही थी, सैनिकों की और लेखा जोखा रखने वालों की, हर तरह से हो रही थी। लेकिन जो आय थी राज्य की वो सीमित थी, वो पहले से ही सीमित थी, क्योंकि राज्य का किसी भी देश का खर्चा कहां से चलता है, टैक्स से चलता है। ठीक है, और टैक्स देने वाले तो निश्चित ही होते हैं ना, भाई जमीन जायदाद लोगों के पास निश्चित है, उससे ज्यादा तो टैक्स देंगे नहीं वो लोग। तो उस टैक्स से ही क्या किसी भी देश का खर्चा चलता है। उस जो टैक्स हम लोग देते हैं, हम लोग आप लोग जो देते हैं, वो उससे ही क्या है किसी भी देश का खर्चा चलता है। अब टैक्स सीमित था, लेकिन जो प्रशासन के लोग थे, जो अधिकारी थे और जो सूबे थे, ठीक है, मनसबदार थे, वो क्या हो रहे थे, बढ़ते जा रहे थे दिन ब दिन। जब इनकी संख्या ज्यादा बढ़ने लगी, ज्यादा सेना रखने लगे, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र हो गया तो उसको रखाने के लिए सेना भी चाहिए, तो सेना पे भी बहुत ज्यादा खर्च होने लगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स बढ़ा दिया गया। अब जब टैक्स बढ़ा दिया तो किसानों पे लोड हो गया। अब मान लो पहले अपनी आय का वो 10% दे रहे हैं, यानी कि अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो वो 10 रुपए देते थे। अब उनसे कह दिया कि हम तुमसे 25 रुपए लेंगे, तो भाई वो 75 रुपए में कैसे अपना घर के खर्चे चलाएंगे। तो जो किसान थे वो उनकी आमदनी कम हो रही थी। ठीक है, अब इसमें किसको फायदा हो रहा था, जमींदारों को फायदा हो रहा था, कुछ अधिकारियों को फायदा हो रहा था जो टैक्स वैक्स वसूलते थे, या बड़े किसानों को फायदा हो रहा था। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी समाज में शोषण होता है तो ना तो उच्च वर्ग का होता है और ना मध्यम वर्ग का बहुत ज्यादा होता है, मध्यम वर्ग का तो बहुत कम होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शोषण होता है, जो अत्याचार होता है, जो टैक्स की मार पड़ती है, वो सबसे ज्यादा नीचे कैटेगरी के लोगों पे पड़ती है। जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो रोज के कमाने खाने वाले लोग होते हैं ना, जिनके पास बहुत बड़ा मकान नहीं है, बहुत बड़ी जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, वो पुराने रईस नहीं है, उस तरह के जो गरीब लोग होते हैं ना, जो रोज खा रहे हैं कमा रहे हैं, उस तरह के जो गरीब होते हैं उन पर सबसे ज्यादा मार पड़ती है। ठीक है, चाहे युद्ध हो चाहे कोई भी चीज हो। तो उस तरह से ही मुगल शासन में हुआ था कि जब साम्राज्य बढ़ रहा था और जो राज्य है उसके खर्चे बढ़ते जा रहे थे, हैं मुगलों के साम्राज्य के जब खर्चे बढ़ते जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स से क्या हुआ, जो किसान थे उनको नुकसान हो रहा था, और जो जमींदार थे और बड़े किसान थे उनको फायदा हो रहा था। ठीक है, बड़े किसान तो क्या होते हैं, एक तरह से व्यापारी होते हैं, जिसके पास 100-200 बीघे जमीन है। अब जैसे ये रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस रिलायंस के पास भी बहुत सारी जमीन है जिसमें वो सब्जी उगा के बेचते हैं, तो हम इनको किसान तो नहीं बोल सकते, ये तो एक तरह से व्यापारी है ना। अब इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं, इतनी सारी जमीन लेके बैठे हैं, तो इनको हम किसान थोड़ी बोलेंगे, इनको तो हम व्यापारी बोलेंगे। तो इस तरह से जो बड़े किसान थे उनको फायदा हो रहा था, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। छोटे किसानों को नुकसान हो रहा था, उनको प्लस बादशाह को नुकसान हो रहा था, क्योंकि टैक्स वहां तक जाते जाते बहुत कम पहुंचता था। ठीक है, और जो मनसबदार थे वो भी घाटे में जा रहे थे, क्योंकि जो टैक्स आ रहा था उन्हें वो सेना पे खर्च करना पड़ता था। पहले कोई आदमी सेना रखता है 1000, अब रखनी पड़ रही है उसको 1500, तो उसको फिर तनख्वाह भी देनी होती है, उसकी वर्दी भी सिलानी होती है, उसके खाने का भी खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती है।
तो ये मनसबदार भी क्या है, घाटे में जा रहे थे, बादशाह भी घाटे में जा रहा था, और जो किसान थे वो भी घाटे में जा रहे थे। अब जैसे जैसे चीजें आगे रही, देखो 17वीं शताब्दी में मनसबदारों की संख्या बढ़ने लगी, इसके कारण राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी थी। ठीक है, अब जब फिर टैक्स नहीं आ रहा था इतना, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि राज्य की जो व्यवस्था थी वो बिगड़ने लगी थी पूरी तरह से, है ना, क्योंकि जो सिस्टमेटिक तरीके से पहले चेंज चल रही थी वो अब क्या है, वो कहीं ना कहीं रुकने लगी थी। अब देखो इसी बीच क्या हुआ कि 1707 में जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसके जो सिंहासन था उसके लिए युद्ध होने लगा, उसके लिए गृह युद्ध हो गया, मतलब घर में ही लड़ाई हो गई कि कौन बैठेगा इस सिंहासन पे। अब जो मुगल थे इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, इन्होंने तैमूर वंश की नीति अपनाई थी। तैमूर वंश में क्या होता था कि जितनी भी संपत्ति है उसको राजा की जितनी संपत्ति होती थी उस संपत्ति को जो राजा के बेटे होते थे उसमें बराबर बराबर बांट देते थे। ठीक है, तो अब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जितने भी उत्तराधिकारी थे उन्होंने सबने मांग की कि भाई हम हमें राजा बनाओ, हमें राजा बनाओ। तो जो औरंगजेब था उसके शासन का बंटवारा हो गया, और उससे क्या हुआ, जब बंटवारा हो गया तो उससे जो एक मजबूत देश था वो एक तरह से क्या है टूटने लगा, साम्राज्य क्या है टूटने लगा। अलग अलग एक एक जगह 1 लाख सेना थी और अब क्या हो गया वो 25-25 हजार के लगभग में बट गई। ठीक है, इस तरह से आप मान लो, एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ मैं, उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ आपको। मान लीजिए पहले 1 लाख सेना थी, अब उसको क्या है 25-25 हजार में बांट दिया, तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर आई। और इसका फायदा कौन उठा रहा था, इसका फायदा वो लोग उठा रहे जो जो परंपरागत तरीके से इनके यहाँ नौकरशाह थे। नौकरशाह यानी कि राज दरबारी जो थे वो टाइम से सैलरी ले रहे थे अपनी। ठीक है, तो धीरे धीरे वो क्या हो गया, वो समृद्ध हो गए कि उनके पिता भी दरबार में नौकरी कर रहे हैं, उनके बाबा ने भी नौकरी की थी दरबार में और वो भी नौकरी कर रहे हैं, तो 3-4 पीढ़ियों से वो नौकरी करते आ रहे थे, तो शासन की भी सारी कला वो जान चुके थे और उनके पास पैसा भी आ गया था, तो वो क्या अपनी अलग अलग सत्ता दिखाने लगे थे। जैसे हैदराबाद के हैं और बंगाल के नवाब, है ना, हैदराबाद के नवाब और बंगाल के नवाब, इस तरह से जो नवाब थे ये कहाँ से पनपे थे। मैंने आपको आधुनिक भारत में बताया था, पढ़ाया था कि जो बंगाल के नवाब थे ये कहाँ से पनपे थे, ये यहीं से पनपे थे। ये कहाँ के थे, मुगलों के यहाँ जो राज दरबार में काम करते थे, उन्होंने अपनी शक्तियों को बढ़ा लिया और जैसे ही मुगल साम्राज्य बिखरने लगा, उसका बंटवारा हो गया, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था डगमगाने लगी, तो इन लोगों ने क्या किया, दरबारियों ने अपनी शक्ति दिखाई और अपनी जो रियासतें हैं उनके मालिक खुद बन गए और खुद उनका अपनी रियासतों का संचालन करने लगे। ठीक है, और ये जो रियासतें बटी थी ये यहीं से हुआ था, मुगल शासन से। और धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल शासन का अंत हो गया, यानी कि इनका क्या हो गया, पतन हो गया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है, पहले चैप्टर देखना है फिर पूरा यहाँ पे लिखना है, बहुत मेहनत लगती है इसमें, कई घंटे मेरे खराब होते हैं। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना। जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, सीटेट का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं फ्री में, यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं फ्री में, या एसएससी का प्रैक्टिस सेट देखना है, प्रीवियस पेपर करा रही हूँ मैं सबके, तो आप मेरे चैनल पर आकर विजिट करके देख सकते हैं। और मैंने हर चीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 6 to 8 एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की भी बनाई हुई है, हिस्ट्री की भी बनाई हुई है, और इसके सभी चैप्टरों के मैंने क्वेश्चन आंसर भी कराए हुए हैं। मैं खुद से बना रही हूँ इन क्वेश्चन आंसरों को, उसके बाद इनको टाइप करके फिर आप तक पहुंचाती हूँ, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।